नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल रेप्लिकॉन एकेडमी में। दोस्तों, हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नेट जेआरएफ और नीट और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि साइंस से रिलेटेड है, उनकी जो तैयारी है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे करवाई जा सकती है। और अभी रिसेंटली नेट जेआरएफ का बैच चल रहा है। नीट की वीडियोस में आपको प्लांट फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिनरल न्यूट्रिशंस का, कि प्लांट्स में जो मिनरल न्यूट्रिशंस हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से ऐसे मिनरल न्यूट्रिशंस हैं जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जो मिनरल न्यूट्रिशंस है या खनिज लवण है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर किस हिसाब से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। तो हमने देखा था कि रूट के थ्रू या जो रूट हेयर्स हैं उनका जो मैच्योरेशन एरिया है, ये अपन रूट की स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि कौन सा मैच्योरेशन एरिया है या परिपक्वन क्षेत्र। और भी प्लांट्स में जैसे अदर पार्ट्स हैं वो देखेंगे अपन रूट की स्ट्रक्चर में। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि मिनरल जो न्यूट्रिशंस जो हैं वो रूट हेयर के मैच्योरेशन एरिया से एब्जॉर्ब होंगे और रूट से जाइलम में एंटर करेंगे और जाइलम के थ्रू वाटर में मिक्स होकर ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे। यहां तक अपन ने बात कर ली थी। आज हम मिनरल न्यूट्रिशंस को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, देखो मिनरल न्यूट्रिशंस एक्चुअली होते क्या हैं। मिनरल न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट प्लांट्स को क्यों होती है। अगर मान लीजिए किसी प्लांट्स को अगर मिनरल न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। देखो मिनरल न्यूट्रिशंस जो है वो बेसिकली प्लांट्स में क्या करते हैं, प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, या प्लांट्स में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, देखो अपने पास जो एटीपी बनता है, अब एटीपी में अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, इसमें जो ये फॉस्फेट है वो कहां से आ रहा है, तो एक तरीके से ये अगर प्लांट में रूट के थ्रू जाएगा तो ये एटीपी बना पाएगा। अगर मान लो एटीपी में अगर फॉस्फोरस ही नहीं है तो क्या एटीपी बन पाएगा। वैसे ही बात करूं मैं क्लोरोफिल की, देखो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है कौन, मैग्नीज। ठीक है, अगर मैग्नीशियम क्लोरोफिल में नहीं होगा तो मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पाएगी। देखो मैग्नीज की इसकी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से होती है। इसमें पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है और सेंटर के अंदर मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मिनरल न्यूट्रिशंस का जो मेन रोल है वो ये है कि जो भी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है उनमें ये एज ए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो मैंने आपको बताया, जैसे एटीपी में फॉस्फोरस का यूज हो रहा है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का हो रहा है। तो ये इनका एक यूज है किसमें, प्लांट्स की लाइफ में। अगर मान लो मिनरल न्यूट्रिशंस प्लांट को नहीं मिल रहे हैं
तो क्या एटीपी का फॉर्मेशन हो पाएगा? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अगर इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। अब देखो मिनरल न्यूट्रिशंस जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू मिनरल न्यूट्रिशंस रूट के थ्रू प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जाएंगे जाइलम के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली थी मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। अब देखो इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे अपन कि मिनरल न्यूट्रिशंस जो हैं उनको आगे डिवाइड किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन एक बात करते हैं एक पॉइंट के बारे में। देखो प्लांट्स में लगभग 60 टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या जो अनिवार्य तत्व हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल हैं उनकी संख्या जो है वो है 70। ठीक है, 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए एसेंशियल है। और देखो प्लांट्स में जो मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों तरीकों से होता है। और ये मैंने आपको बताया था कि सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट होता क्या है पिछली क्लास में जब अपन ने प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था ना, ओस्मोसिस डिफ्यूजन, उस क्लास में आपको मैंने बताया था कि सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट होता क्या है। तो इसमें याद रखना आप कि जो मिनरल न्यूट्रिशंस है उनका ट्रांसपोर्ट सिम्प्लास्ट और एपिप्लास्ट दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन में क्या है, 17 जो एलिमेंट्स थे एसेंशियल। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। एसेंशियल एलिमेंट्स वो हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट को अपने डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन में जिनकी जरूरत होती है। ठीक है, वो कौन है, वो है एसेंशियल एलिमेंट्स। देखो एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में कुछ बातें हैं। पर्टिकुलर अगर कोई एलिमेंट अपना काम कर रहा है, जैसे मान लो एटीपी है, एटीपी में फास्फोरस काम आता है, तो एटीपी में अगर फास्फोरस नहीं होता होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एटीपी में अपन नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन देखो इसका मतलब ये हुआ कि एसेंशियल एलिमेंट्स में अगर कोई एलिमेंट एब्सेंट या प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं करता, यानी ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह नहीं ले सकता। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में एक बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये तत्व सीधे ही पादप की उपापचय क्रियाओं से संबंधित होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन से संबंध रखते हैं। और अगर एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो पादप या प्लांट अपनी डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रोल होता है एसेंशियल एलिमेंट्स का प्लांट की लाइफ में। अब देखेंगे कि अपन एसेंशियल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो देखो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं
वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन मिनरल, दूसरे होते हैं मिनरल। देखो मिनरल और नॉन मिनरल क्या है। नॉन मिनरल में वो एलिमेंट्स आते हैं जो मृदा से प्राप्त नहीं होते। अब देखो इसका एग्जांपल देखो आप। अब इसके एग्जांपल में अपन पढ़ने वाले हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ये प्लांट्स कार्बन कहां से प्राप्त करता है, CO2 से। और CO2 ऐसा तो है नहीं कि प्लांट अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब करेगा। CO2 वायुमंडल में प्रेजेंट है और वो CO2 को किसके थ्रू, अपने स्टोमेटा के थ्रू अपनी बॉडी में लेगा। CO2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन जल की फॉर्म में लेगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन या CO2 के डिग्रेडेशन से प्राप्त करता है। नॉन मिनरल का सिंपल सी भाषा में आप इतना ध्यान रखना कि जो मिनरल्स सोइल से प्लांट प्राप्त नहीं करता, और मिनरल में जस्ट इसका अपोजिट होगा। ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट सोइल से प्राप्त करता है वो कौन से हो गए, मिनरल न्यूट्रिशंस। अब देखो इसके बारे में आगे देखते हैं अपन। अब मिनरल न्यूट्रिशंस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। देखो मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस में डिफरेंस देखना आप। इनकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको पादप के शुष्क भार का 10 mol पर केजी जरूरत होती है, ठीक है। इससे अधिक अगर कोई एलिमेंट प्लांट में प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, असेसियल एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार फिर से देखना आप लोग, ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट को उनके ड्राई वेट का 10 mol पर केजी से अधिक की आवश्यकता हो इसकी, ठीक है। 10 mol पर केजी से अधिक की प्लांट को इसकी अगर आवश्यकता है किसी एलिमेंट की, ठीक है, तो वो हो गए मैक्रो एलिमेंट्स। और अगर इससे अगर किसी प्लांट को ये जो कंसंट्रेशन है एलिमेंट की किसी की भी उससे कम की अगर आवश्यकता है तो वो कौन से होंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशंस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये एक तरीके से पैमाना है किसका, न्यूट्रिशंस को माइक्रो और मैक्रो में डिफाइन करने का। देखो अगर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट 10 mol पर केजी से अधिक की हो तो वो तो होगा मैक्रो, और अगर इस कंसंट्रेशन से कम की रिक्वायरमेंट अगर प्लांट को है अपने ड्राई वेट की तो वो होगा माइक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है। अब देखो नॉन मिनरल में एग्जांपल देखेंगे। नॉन मिनरल का एग्जांपल हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब मैक्रो और माइक्रो देखो, मैक्रो में होगा अपने पास कौन सा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। देखो आपने देखा होगा कि अधिकांश अपन जो खेतों में यूरिया का छिड़काव करते हैं, ठीक है, यहां पे अब मैक्रो न्यूट्रिशन जो है उनमें अपने एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर। अब मैक्रो की मैं बात करूं तो देखो आपने जो गांवों से लोग हैं उनको पता भी होगा और आपने सुना भी होगा कि प्लांट्स
जो अपन खेती करते हैं, कोई भी प्लांट ले लो या गेहूं जौ बाजरा किसी की भी खेती करते हैं, उनको अपन यूरिया का छिड़काव करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यूरिया में बेसिकली प्रेजेंट क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों एलिमेंट्स को अपन बोलेंगे क्रांतिक एलिमेंट, यानी इनकी कंसंट्रेशन सोइल में बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन अपने को इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि ये कौन से एलिमेंट है, मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिशंस। तो इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन सोइल में ये प्रेजेंट कम है, तो इनको अपन बाहर से यूरिया की फॉर्म में प्लांट्स को देते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो, ठीक है। आगे इसकी बात करूं मैक्रो की, तो मैक्रो को आगे जाके प्राइमरी और सेकेंडरी दो भागों में डिवाइड किया गया। प्राइमरी और सेकेंडरी में देखना आप, प्राइमरी में रखा गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को, और सेकेंडरी में रखा गया है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को, ठीक है। प्राइमरी में इसको इसलिए रखा गया है कि जो मेन जो प्लांट में कंपोनेंट यूज होते हैं प्रोटोप्लाज्म में या उसकी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, उसमें किसका यूज होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। प्राइमरी का मतलब ये समझ लो कि प्राथमिकता प्लांट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की रहेगी, इसलिए इनको प्राइमरी में रखा गया है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को सेकेंडरी में। ये हो गई बात अपने पास मैक्रो की। माइक्रो की डेफिनेशन अपन ने देख ली थी कि किसी भी प्लांट के ड्राई वेट का अगर रिक्वायरमेंट 10 mol पर केजी से अगर कम की है तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो न्यूट्रिशंस, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर ली अपन ने, माइक्रो की कर ली। अब मैक्रो की एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो मैक्रो में एग्जाम्पल देखो आप, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन, ठीक है, मैग्नीज, निकल और कॉपर, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। दोस्तों इसके आगे मैं बात करूंगा आपसे, इसके आगे अपन देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पर अपन क्या नाम देते हैं, ठीक है। देखो इनको बोलते हैं अपन नॉन मिनरल एलिमेंट्स। कहीं कहीं जगह या कुछ बुक्स में नाइट्रोजन जो है उसको भी नॉन मिनरल एलिमेंट्स की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अगर आपके एनसीईआरटी की बात करूं तो नाइट्रोजन को मैक्रो एलिमेंट्स में, मिनरल्स में रखा गया है, ठीक है। देखो एनपीके को क्रांतिक एलिमेंट्स भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सोइल में बहुत कम होती है, इसकी वजह से इनको तीनों को क्रांतिक एलिमेंट्स की संज्ञा से नवाजा जाता है, ठीक है, या इस नाम से इनको जाना जाता है। दूसरी में बात करूं तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, इन एलिमेंट्स को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। देखो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स इनको बोलने का रीजन ये है कि ये जो एलिमेंट्स है वो सेल के प्रोटोप्लाज्म बनाने में इनका अहम योगदान होता है। ये मेन जो करेक्टर प्रोटोप्लाज्म में
बनाने का या प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने का है, तो उनमें ये एलिमेंट सबसे आगे हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, ये एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म में अधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं। या एक तरीके से बात करूं तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कौन करेगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। अब देखो दो चीजें आपको याद रखनी है, यहां पे दो पॉइंट्स और हैं। जो प्लांट है उनमें सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो, अकार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं हो। अगर कंप्लीट प्लांट की बात करें तो सबसे ज्यादा अकार्बनिक जो तत्व है या कंपाउंड जो है वो होगा आपका जल। ठीक है, और अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करूं तो वो होगा आपका प्रोटीन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में इंपॉर्टेंट थे। अब अगर आगे बात करते हैं अपन कि मिनरल न्यूट्रिशंस जो है उनकी अगर कमी या अधिकता हो जाए तो प्लांट्स में क्या चेंजमेंट देखने को मिलते हैं। देखो, अगर किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी अगर प्लांट्स में पाई जाती है या होती है तो उनके सिम्टम्स में सबसे पहले अपन देखेंगे नेक्रोसिस। देखो नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, हेडिंग डाल लो, नेक्रोसिस। देखो नेक्रोसिस में क्या होता है, इसमें प्लांट्स का कोई भी पार्ट, लीफ, स्टेम, रूट, कोई सा पार्ट ले लो, उसमें सड़न पैदा हो जाती है। या एक तरीके से बोलूं तो उनमें गलन की समस्या देखने को मिलती है। उस प्रोसेस को बोलेंगे अपन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में सेल की डेथ होती है, लेकिन इसमें एक तरीके से बात करूं, एक प्रोसेस होती है अपोप्टोसिस और एक होती है नेक्रोसिस। दोनों प्रोसेस सेम काम करती है। अपोप्टोसिस में भी सेल की डेथ होती है, नेक्रोसिस में भी सेल की डेथ होगी, लेकिन अपोप्टोसिस जो है वो प्री प्लान्ड होता है। यानी वो सेल खुद पहले प्लान करती है कि इस सेल की डेथ कैसे करवानी है, तो वो एक प्री प्लान्ड प्रोसेस है। लेकिन नेक्रोसिस जो है वो प्लांट प्लान नहीं करता, ये सडनली प्लांट्स में वो देखने को मिलती है। ये किस कंडीशन में मिलेगी? देखो, ये कुछ एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, कॉपर और पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी के अंदर अपने को प्लांट्स में नेक्रोसिस की समस्या देखने को मिलेगी। अगर ये एलिमेंट्स प्लांट्स में कम है या इनकी प्लांट्स को कमी हो जाती है तो उस प्लांट्स में नेक्रोसिस की समस्या अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके आगे मैं बात करूं, एक और प्लांट्स में गंभीर समस्या देखने को मिलती है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। देखो प्लांट्स में जो है
प्लांट्स में जो है वो सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और पोटेशियम, इनकी अगर डेफिशिएंसी प्लांट में होती है तो उस कंडीशन में प्लांट में सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है। और अगर प्लांट में सेल डिवीजन नहीं होगा तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा और उस कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये किसकी कमी के कारण होगा? सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम और पोटेशियम। ठीक है, देखो आप इसको स्मोक नाम से याद रखना, SMOK। ठीक है, और इसके आगे अपन एक चीज के बारे में और बात करेंगे। देखो तीसरी जो बात है वो ये है, वो है लेट फ्लावरिंग के बारे में। देखो प्लांट में लेट फ्लावरिंग का रीजन ये है कि जो सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम है, इनकी अगर डेफिशिएंसी प्लांट में होती है तो उस कंडीशन में लेट फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। प्लांट सही टाइम पे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसका रीजन क्या है? लेट फ्लावरिंग। लेट फ्लावरिंग अगर प्लांट में हो रही है, इसका मतलब उस प्लांट में सल्फर, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है। दोस्तों चौथी बात अपन करेंगे वो ये है कि प्लांट्स में क्लोरोसिस की समस्या भी देखने को मिलती है अपने को। ठीक है, क्लोरोसिस होता क्या है? देखो आपने देखा होगा कि प्लांट्स के अधिकांश जो लीफ, स्टेम वगैरह हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और उसका रीजन ये है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से अपने को प्लांट्स के पार्ट्स ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लोरोसिस की समस्या है वो उसमें प्लांट में जो क्लोरोफिल के कारण अपने को प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई देता है, वो अब किस कलर का दिखाई देगा? वो धीरे धीरे येलो कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और उस कंडीशन को बोलेंगे अपन क्लोरोसिस। देखो अगर प्लांट का कलर येलो हो जाएगा, अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। लेकिन अगर ग्रीन पार्ट की जगह प्लांट्स के जो ऑर्गन है वो येलो कलर के हो जाएंगे तो उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है प्लांट में तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना बंद कर देगा और कुछ टाइम बाद प्लांट के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी या प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें किसका रोल होगा? इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल होता है मैग्नीज, जिंक, आयरन। ठीक है, इन कंपाउंड्स का मेन रोल यही है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी प्लांट में होती है तो प्लांट्स में क्लोरोसिस की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसमें एक एग्जांपल हो रहा है पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस थी जो प्लांट में देखने को मिलती है। मैंने आपको इसको कॉमन बताया है। आप नेक्रोसिस को याद रखना CaCuKMg। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना CaCuKMg। बार बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक तरीके से इसमें समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, आपको डायरेक्ट रटना है। इसमें क्लोरोसिस के लिए CaCuKMg। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इसके लिए आपको इसको स्मोक से याद करना SNMOK। और अगर K को हटा देंगे तो वो लेट फ्लावरिंग के लिए बन जाएगा। ठीक है, SNMO। और बाकी जो बच गए वो किस में जोड़ दोगे आप? क्लोरोसिस में। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशंस। देखो अपन ने एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में देख लिया।
अब कुछ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं। नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन इस हिसाब से देखो आपकी, उनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी प्लांट्स में जो 17 एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स थे उनके अलावा कितने बच गए? उनके अलावा जो 43 एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉन एसेंशियल। उनका भी प्लांट में बहुत बड़ा रोल होता है, जिनमें अगर मैं बात करूं पहले कोबाल्ट की, तो देखो कोबाल्ट जो है वो लेग्यूम प्लांट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको कुछ कई बार पूछ लेता है, नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी में बात करूं तो अपने पास जो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन क्या करता है? सिलिकॉन ऐसा कंपाउंड है, देखो सिलिकॉन अधिकांशतः आपने पढ़ा होगा कि सिलिकॉन प्रेजेंट होता है कहां पे? सोइल में। और उस कंडीशन में देखो कि जो सोइल है उससे प्लांट सिलिकॉन को ऑब्जर्व करेगा, सॉरी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जो भी पोएसी कुल के प्लांट्स हैं या ग्रास प्लांट्स हैं उनमें ये क्या करेगा? सिलिकॉन ये उनको मैकेनिकल सपोर्ट, सॉरी मैकेनिकल सपोर्ट किसको करते हैं? ये ग्रास प्लांट्स को। सिलिकॉन की बात हो गई, आगे अपने पास आता है सेरीन। देखो सेरीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स में। सेरीन जो है वो एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा? सेरीन। इसके अलावा मैं बात करूं सोडियम की, देखो सोडियम का मेन जो रोल है वो जो लवणोद्भिद प्लांट्स हैं उनमें C4 साइकिल को कंप्लीट या उन कंप्लीट कराने में हेल्प करता है कौन? सोडियम। तो ये आपको डायरेक्ट याद करने, कई बार आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कोबाल्ट ले लो, सिलिकॉन ले लो, सेरीन ले लो, सोडियम ले लो, उनके बारे में अगर आपको कुछ पूछता है तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा। और आपको ये याद रखना है, ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि नोड्यूल फॉर्मेशन में हेल्प कौन करता है, या मैकेनिकल सपोर्ट ग्रास प्लांट्स में देखने को किसके द्वारा मिलता है, एमिनो एसिड की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, उस कंडीशन में आपको आंसर देना है। तो इनको भी आपको याद करना है। जो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट्स तो ये हैं कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर है, लेकिन ये प्लांट्स में काफी हद तक हेल्पफुल होते हैं कई प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी क्लास थी मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा है, अगर फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूंगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।